Okay, let's look at this one now. An alternating EMF source with a variable frequency FD is connected in series with a 50 ohm resistor and a 20 microfarad capacitor. The EMF amplitude is 12 volt. Draw the phasor diagram for phasor VR0. VR0 is voltage across the resistance. उसका phasor diagram हमने draw करना है और phasor diagram of voltage across the capacitor हमें draw करना है. So यहाँ पर इंडक्टर है नहीं, so XL नहीं है. At what driving frequency FD do the two phasors have the same length? दो phasors की length किस frequency पे same होगी और उस frequency पे what is the phase angle in degrees at the angle? Okay, चलिए हम एक एक करके अब देखेंगे. So हमारे पास सर्किट जो है उसमें रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है, इंडक्टर नहीं है. तो सर्किट हमारा कुछ ऐसे होगा. So we have a resistance R, capacitor C और ये EMF source R C. E is equal to E0 sin of omega dt और करंट I फ्लो कर लेगी. करंट I उसका जनरल टाइप I0 sin of ओमेगा dt प्लस फाई. अब फाई क्या है वो हमें नहीं पता है. ओके, और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर. चलिए फेजर डायग्राम हमें पहले ड्रॉ करनी है. सो पार्ट ए को डील करते हैं. फेजर डायग्राम में ये फेजर डायग्राम वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस ये रहा VR0. अब VR0 और करंट जो है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस और करंट जो है, दे आर इन फेज. रिमेंबर दैट. सो करंट वाला फेजर अगर हम ड्रॉ कर लेंगे, यहां पर हम नहीं करेंगे, तो करंट वाला फेजर भी यहीं पर होगा. अब वोल्टेज वाला फेजर फॉर द कैपेसिटर, कैपेसिटर के केस में हमें पता है करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज. सो करंट आगे है, दैट इज वोल्टेज पीछे है. वोल्टेज इस करंट के पीछे होगा. रिमेंबर करंट इसके साथ ही होगा, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इसके पीछे यहां पर कहीं होगा. सो वो मैं यहां पर ड्रॉ कर लूंगा एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज. सो ये VC0 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज. अब इन दो का जो रिजल्टेंट है, इन दो का जो रिजल्टेंट है वो ये होगा EMF अप्लाइड वोल्टेज. सो वो यहां पर है ये E0. ये एंगल ओमेगा dt, ये ओमेगा dt और ये एंगल जो है वो फाई के बराबर. अब फाई किसके बराबर है वो हमें नहीं पता है अभी, तो वो तो पार्ट बी या पार्ट सी वो है. और ये भी याद कर रहे हैं कि ये फेजर जो है वो स्टैटिक नहीं होते हैं, वो रोटेट करते हैं. रिमेंबर इसका y कंपोनेंट आपको देगा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट टाइम t, इसका y कंपोनेंट आपको देगा वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एट टाइम t और इसका y कंपोनेंट आपको देगा EMF जो प्रोवाइड हो रहा है एट टाइम t. ओके, और ये रोटेट होते हैं, ये भी रोटेट हो रहा है, ये भी रोटेट हो रहा है, ये भी रोटेट हो रहा है हमारे कन्वेंशन के हिसाब से काउंटर क्लॉकवाइज विद एन एंगुलर वेलोसिटी, with an angular velocity. Remember that, with an angular velocity which is numerically same as angular frequency, numerically same as angular frequency. और तीनों की angular frequency same है, तो ये भी ओमेगा डी से रोटेट कर लेगा, ये भी ओमेगा डी से रोटेट कर लेगा, ये भी ओमेगा डी से रोटेट कर लेगा. वो भी हमारा एक पार्ट है. We have to find out that angular speed. So meaning हमें ओमेगा डी निकालना है. ओके, ओमेगा डी निकालना है. चलिए, ये तो फेजर डायग्राम पार्ट ए हो गया. पार्ट ए में हमें फेजर डायग्राम ही ड्रॉ करें. ड्रॉ फेजर डायग्राम ऑफ VR0 एंड VC0. ये रहा VR0 और ये रहा VC0 विद फेज डिफरेंस ऑफ 90 इन दो के बीच में. हमने एडिशनली कुछ ड्रॉ किया है, रिजल्टेंट जो होगा वो E0 के बराबर. अब जाके पार्ट बी को देख लेते हैं. एट व्हाट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी FD डू द टू फेजर्स हैव द सेम लेंथ. सो VR0 और VC0 बराबर है. हमें कहना है कि किस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होगा. ओके, किस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होगा. सो पार्ट बी, VC0 is equal to VR0. VC0 is equal to VR. दोनों की लेंथ सेम, मतलब VR0 और VC0 बराबर. वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस द कैपेसिटर इज सेम एज वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस द रेजिस्टर.
A voltage amplitude across the capacitor is I0 XC, or voltage amplitude across the resistance is I0R. I0 being the current amplitude. I0 and I0 goes to dots. So XC जो है, that is 1 by C omega D is equal to, by the way यहाँ पर याद रखिएगा, XC is same as R. वो हमें आगे चाहिए तो मैं वो स्टेप अलग से लिखूंगा. XC is equal to R. ये हमें चाहिए आगे. अब पार्ट बी में हमें क्या चाहिए? ड्रिवन एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी हमें निकालना. सो दिस इज एफडी हमें निकालना. 1 by c omega d is equal to r. This means 1 by omega d is 2 pi fd. So ये बन जाएगा is equal to r. fd को ऊपर, r को नीचे. So fd is equal to 1 by 2 pi c r. 1 by 2 pi c r. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें. दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 2 into 3.14 into c, कैपेसिटेंस c वो दिया हुआ है 20 माइक्रोफैरड्स. 20 माइक्रोफैरड्स. सो 20 into 10 to the power minus 6, 20 माइक्रोफैरड्स into r रेजिस्टेंस दी हुई है, दैट्स 50 ohms. ओके, 50 ohms. सो into 50. So this implies FD is equal to, now ये मैंने पहले वर्कआउट कर लिया है यहाँ पर. FD is 159 hertz. 159 hertz. सब कुछ ऐसे सिस्टम में हमने लिया है, तो FD जो आएगा वो भी ऐसे सिस्टम में ही होगा, और उसका ऐसे सिस्टम जो है वो ऐसे सिस्टम में यूनिट जो है वो हर्ट्ज के बराबर. सो ये तो आ गया वो वाली फ्रीक्वेंसी जब वोल्टेज एम्पलीट्यूड्स अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर सेम होंगे, यानी कि इन दो फेजर्स की लेंथ जो होगी वो सेम होगी. हर किसी फ्रीक्वेंसी पे ऐसा नहीं होगा. अब जाके पार्ट सी को देख लेते हैं. द फेज एंगल इन डिग्रीज, लेकिन उसी एट दैट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी पे अब हमें बताना है कि फेज डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होगा. ओके, फेज डिफरेंस हमें बताना है किसके बराबर होगा. Now we have an equation tan of phi for that. Tan of phi is equal to xc minus xl divided by r. xc minus l. अब xl तो है नहीं यहां पर, xl तो 0 के बराबर है, और xc जो है, xc is same as r. xc is same as r, और r जो वो 50 के बराबर है. रिमेंबर मैंने कहा था ये हमें आगे चाहिए. XC R के बराबर है, तो दिस बिकम्स R डिवाइडेड बाय R. ये तो 0 के बराबर. सो दैट मींस tan of phi is equal to 1, which means phi is equal to 45 degrees, plus 45 degrees. अब प्लस 45 एक्सपेक्टेड था क्योंकि कैपेसिटर है, इंडक्टर तो है नहीं, तो सर्किट इज मोर कैपेसिटिव, और मोर कैपेसिटिव के केस में करंट इज अहेड ऑफ EMF, अप्लाइड EMF बाय अ फेज ऑफ 45 डिग्रीज. तो पार्ट सी हो गया. पार्ट डी, द एंगुलर स्पीड एट विच फेजर्स रोटेट, वो ओमेगा डी, न्यूमेरिकली सेम एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो वो हम देख लेते हैं. पार्ट डी, ओमेगा डी हमें पता है इज 2 पाई एफ डी, विच इज 2 into 3.14 into एफ डी हमने यहां पर निकाला है इज 159 हर्ट्ज. 159 हर्ट्ज, which is approximately, FD is approximately 1000 radian per second. Let me cross check. 1000 ही है, हाँ 1000 radian per second. तो ये हो गया. Now last one we need to find out current amplitude. अब current amplitude जो है E, I0 is equal to E0 divided by Z. अब do we know E0? Yes. EMF amplitude is 12 volt. अब Z का मसला है. Z जो है वो यहीं पर कर लेते हैं. This is E0 divided by under root of R squared plus XC squared. अब XL तो है नहीं, otherwise XC minus XL whole squared है. XL तो है नहीं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. E0 के बदले में 12 volts डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ये 50. रिमेंबर R 50 के बराबर है और XC भी 50, दोनों सेम है, 50 और 50. ये बन जाएगा 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर इज 2 into 50 स्क्वायर. 50 का स्क्वायर रूट विल कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा 12
divided by 50 root 2. 12 divided by 50 root 2, and that is 170 milliamps. I0 is 170 milliamps. Okay, milliamps. Okay, so मैंने पहले कन्वर्ट कर दिया milliamps के बराबर. So यही हमें निकालना.